अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कराना, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या वर्किंग कैपिटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड सेल्स डिसीजन, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिविडेंड एंड सेल्स डिसीजन, नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर के मेनली 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इन्हीं के बेसिस पे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर्स होते हैं, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, रिस्क, डिविडेंड, ये सब इसी डिसीजंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो मेन गोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपेंडिंग मार्केट। तो इनमें से कौन सा गोल होता है? सो आंसर इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप कह सकते हो 2 गोल होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन जब मेन ऑब्जेक्टिव की बात कहे या सिर्फ गोल पूछेगा तो हमेशा हमें फोकस करना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। और वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होती है? जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है, मैक्सिमाइज होती है। वेल्थ कैसे इंक्रीज होती है? जब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमें पॉजिटिव एनपीवी जनरेट हो रही होती है। तो इससे क्या होता है? फर्म की वैल्यू इंक्रीज करती है, मींस मार्केट में शेयर प्राइसेस इंक्रीज करती हैं। तो इसलिए हमेशा जो मेन गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजर का वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो, ना कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है पर वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजिंग द डैश ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, एनपीवी, प्रॉफिट, आईआरआर, ग्रोथ। सो आंसर इज एनपीवी, जो अभी मैंने डिस्कस किया। एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगी? जब नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्जैक्टली क्या होता है? जो आपकी कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो पैसे आपको कई सालों तक आने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसमें से डिडक्ट करेंगे। उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे कितना कैश आउटफ्लो जाने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो जो आता है दैट इज एनपीवी। तो वो जितना ज़्यादा होगा, मींस इनफ्लो आउटफ्लो से जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। तो अगर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो वेल्थ तो मैक्सिमाइज होगी। सो आंसर इज एनपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म इज द रिजल्ट ऑफ। मार्केट वैल्यू फर्म की किस चीज़ का रिजल्ट होती है? डिविडेंड डिसीजन का, वर्किंग कैपिटल डिसीजन का, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का, या ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। सो आंसर इज डिविडेंड डिसीजन का। ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू मार्केट में शेयर के प्राइसेस क्या इंक्रीज करती हैं, कैसे इंक्रीज करती है? क्योंकि जब मार्केट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता है या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस टाइम पे बट ऑब्वियस होता है कि शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती हैं। तो डिविडेंड डिसीजन बहुत हद तक फर्म की मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, इफ बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस इज ₹3 लाख एंड बुक वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹15, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? तो बट ऑब्वियसली बात है, आप 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे। 3 लाख टोटल वैल्यू है बिजनेस की और एक शेयर्स की वैल्यू जितनी है 15 रुपीज़ है। तो आपका कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? तो बट ऑब्वियसली है आंसर इज 20,000। 3 लाख डिवाइड बाय 15 हम कर देंगे। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज, कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या मीनिंग है? रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, या नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस जो आपकी कैपिटल है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो आप बताते हैं ना कि उसमें बिल्डिंग, हमारा जो बिल्डिंग तैयार हुआ है उसमें ईंटें हैं, सीमेंट्स हैं, रॉड्स हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड है। तो इसी तरीके से कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो आपको पता है कि कैपिटल कैसे बनती है, प्रेफरेंस भी होता है, डिवेंचर्स भी होते हैं, उसमें इक्विटीज़ भी होती है, रिजर्व्स भी होते हैं, इन सबको मिलाकर हमारी कैपिटल टोटल होती है। सो आंसर इज सी। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाई, किससे अफेक्ट होता है? नेचर एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, रेगुलेटरी ऑफ इनकम, फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस, या ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सबसे क्या होता है? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी आइडल। कब हम इसे आइडल कहेंगे? जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी, मतलब जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करो कि ये कैपिटल सोर्सेज हैं, प्रेफरेंस है या इक्विटी या डिवेंचर है, तो जब इनकी कॉस्ट मिनिमम होगी तब हम उसे आइडल कहेंगे। या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज मैक्सिमम, या जो बिजनेस है उससे प्रॉफिट जो होने वाला वो मैक्सिमम हो, या प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट बोथ आर मैक्सिमम, कॉस्ट भी ज़्यादा हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, तो हम उसे आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। या बोथ ए एंड बी, ए एंड बोथ, मतलब कि कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, हम किस कैपिटल स्ट्रक्चर को आइडल कहेंगे? सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। जहाँ पे कैपिटल की कॉस्ट कम हो लेकिन उस कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद जो हम बिजनेस रन करा रहे हैं उससे जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट है, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, नन ऑफ दिस। सो आंसर इज यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस। क्योंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्जैक्टली क्या मीन करता है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कि कम से कम इतना तो आपको इन कैपिटल से अर्न करना ही करना है, क्योंकि ये तो आपके पास से जाएगा ही जाएगा, राइट? तो ये क्या हो जाता है? अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है तो यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, उन्होंने इतना शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इतना कैपिटल आपको उठा के दे दिया, तो उसके बदले में इन रिटर्न यील्ड आपको जो मिलेगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा? यील्ड। कितना कैपिटल ने सैक्रिफाइस किया उसके बदले में ये रिटर्न मिल रहा है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो आपका कॉस्ट जाना है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलोमन इजरा हैज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोलोमन इजरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहते थे? इंटरेस्ट रेट, स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आंसर इज कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत सारे नाम से जानते हैं, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, डिस्काउंट रेट, ये सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के निकनेम है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बेसिस पे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट अराइजेज ऑन द यूज ऑफ फंड, ये कब अराइज होता है, जब फंड यूज होता है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट अराइजेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज इट अराइजेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड। जब हम फंड को एक्वायर करते हैं उस टाइम पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट अराइज होती है, जो रियल में होती है। कॉस्ट जो आप एक्सपेंस करते हो, जैसे सैलरी जा रही है आपकी, जो कॉस्ट आपके पास से जाएगी, राइट। तो जब हम एक्वायर करते हैं फंडिंग को तो उस टाइम हमारे पास से जो कॉस्ट जाती है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट अराइज व्हेन, इम्प्लिसिट कॉस्ट को नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो ये कब होती है, देयर इज कैश इनफ्लो, द फंड्स आर यूटिलाइज, द फंड्स आर एक्वायर्ड, नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज द फंड्स आर यूटिलाइज। क्योंकि जब हम फंड यूटिलाइज करेंगे तो बट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, कहीं ना कहीं हम उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट जो करना था, जो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव था, वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट वहाँ अराइज होगी। नेक्स्ट, इफ डिवेंचर आर ₹1 lakh, डिस्काउंट ऑन इशू 5%, एक्सपेंसेज ऑन इशू इज ₹1000, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, देन कॉस्ट ऑफ 12% डिवेंचर विल बी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है आपको, केडी जिसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे रिडीमेबल डिवेंचर्स है, राइट, इरिडीमेबल डिवेंचर्स नहीं है क्योंकि बता रहा है कि रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स है। तो आप क्या करेंगे, इसका पूरा फॉर्मूला जो होता है जब आप अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं बता पा रही हूँ, पर प्रोसीजरिंग आप समझिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसे डिवेंचर्स है, रिडीमेबल डिवेंचर्स है, क्योंकि लिखा है ना कि इफ डिवेंचर्स आर ₹1 lakh, डिस्काउंट ऑन इशू 5%, एक्सपेंसेस ऑन इशू 1000, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। तो रिडीमेबल डिवेंचर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो रिडीमेबल डिवेंचर का अप्लाई होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो निकालनी है रिडीमेबल की निकालनी है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ पे हमको कॉस्ट क्या लग रही है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो अब कॉस्ट क्या लग रही है, इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस डिवेंचर को पे करने का इंटरेस्ट कितना दिया गया, ये लास्ट टाइम में लिखा है, देन द कॉस्ट ऑफ 12% डिवेंचर विल बी। तो 12% के डिवेंचर, इसका मतलब इन डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो किस रेट से जाएगा, 12% से जाएगा। तो अगर सबसे पहले हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो हम कितने पे करेंगे, 1 लाख का 12% निकालेंगे, दैट इज 12,000। तो 12,000 तो हमें इंटरेस्ट निकल गया। अब फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब रिडीमेबल वैल्यू जो होती है, तो रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स में वो रिडीमेबल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आपका रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी, राइट। तो यहाँ पे जितना भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है, एक तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको रिडीमेबल वैल्यू पता करनी है कि जब रिडीम होगा तो कितना पैसा पे करना होगा। तीसरा आपका नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मतलब जब ये इशू पे हुआ होगा तो एक्जैक्टली कितने पैसे आए आपको, तो नेट प्रोसीड निकालना है। और एन मतलब कितने साल के बाद ये रिडीमेबल होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट का अमाउंट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने निकालना है, 12% का डिवेंचर था तो इंटरेस्ट निकल गया हमारा, इंटरेस्ट निकल गया कितना, 12,000। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई। रिडीमेबल वैल्यू, तो जो 10 साल बाद रिडीम होगा तो यहाँ पे कहीं कुछ और मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब 1 लाख का डिवेंचर था तो रिडीम होकर हमें 1 लाख पे करने होंगे, तो रिडीमेबल वैल्यू तो आ गई 1 लाख आपकी। अब दूसरी चीज़ हमें निकाली थी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड मतलब कि जब आप ये डिवेंचर इशू हुए होंगे तो कितने पैसे आए होंगे आपको। तो अब देखिए जब इशू किया गया तो डिवेंचर इशू किए हो गए तो 1 लाख रुपए आने चाहिए थे, राइट आपका, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, इशू करते वक्त लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू 5%। तो इशू किया गया डिस्काउंट पे कितने पे, 5% के, और इशू करने का खर्चा आया था 1000 का। तो ये दोनों चीज़ तो ये इशू प्राइस से ही मारा जाएगा, राइट, क्योंकि नेट प्रोसीड मतलब जो डिवेंचर इशू होंगे तो जो पैसे आए होंगे। तो बट ऑब्वियसली बात ये खर्चे हम डिडक्ट करके ही पैसे बात आएंगे कि ये हमारे पास आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू 5% दिया है, तो आपको 1 लाख का 5% निकाल लेंगे, जो डिडक्ट हो जाएगा 1 लाख में से, तो 5,000 आएगा। तो 95,000 एक्जैक्टली हमारा आया, क्योंकि हम डिस्काउंट पे इशू करें तो 95,000 हम रिसीव करेंगे। लेकिन 95,000 पाने के लिए हमें एक और खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस ऑन इशू करने पे और खर्चा हुआ हमारा 1000 रुपीज़, वो भी चले गए। तो हमारे पास कितना एक्जैक्टली आया, 94,000। तो नेट प्रोसीड्स कितना आया, 94,000 है। रिडीमेबल वैल्यू कितनी आई है, 1 लाख। और कितने साल में रिडीम्पशन हो रहा है, 10 सालों में। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम पुट करते जाएंगे, 12,000 प्लस आपका रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 1 लाख माइनस 94,000 डिवाइडेड बाई 10। अब ये होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एवरेज करेंगे, 1 लाख प्लस 94,000 डिवाइडेड बाई आपका 2 और होल मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि रेट में आंसर आएगा। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, बॉडमॉस के हिसाब से आप इसको सॉल्व करिएगा, बॉडमॉस रूल के हिसाब से। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगा, कॉस्ट आपका 12.99 करके आएगा। तो एक्जैक्टली मतलब 13% आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ जाएगी, केडी। सो यहाँ पे आंसर इज 13%, राइट। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिडीमेबल का आपका इस तरीके से हो जाएगा। इरिडीमेबल होता है तो उसका अलग हो जाता है। इरिडीमेबल पर सिंपल हो जाता है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, पर यहाँ पे रिडीमेबल है तो रिडीमेबल का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज, कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब होता है, बजट ऑफ सोर्स इनकम, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिपेयरिंग कैपिटल बजट एंड फाइंडिंग आउट वेरिएंस इन एन ऑफ द अबव। कैपिटल बस्टिंग मतलब क्या हो गया, सो आंसर इज प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप कैपिटल को बजटिंग करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे